साथियों नमस्कार, आपका पुनः एक बार अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और हम लेकर के हाजिर हैं आपके लिए एक अंतराल के बाद भौतिक विज्ञान का वन लाइनर वीडियो। जी हाँ, हम लगातार क्रमागत रूप से इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और भौतिक विज्ञान को समाप्त कर रहे हैं वन लाइनर वीडियो के माध्यम से। बहुत जल्द बहुत कम अध्याय बचे हैं जो आप तक पहुँचने बाकी हैं अभी। साथियों, आज हम जो भौतिक विज्ञान पर चर्चा करेंगे, अध्याय रहेगा परासरण और विसरण। जी हाँ, विसरण का सवाल पेपर में अधिकतर आता है और ये भी मैं आपको बता दूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपकी और हमारी मुलाकात ऑफलाइन कोचिंग संस्थान के माध्यम से तेवतिया क्लासेस सिकंदराबाद रोड गुलाउठी पर होगी। जैसे ही मंत्रालय कोई भी अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी करता है, हम आपके साथ रूबरू होंगे और कदम से कदम मिलाकर आपके साथ बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार बहुत जल्द हमें एक खुशियों की सौगात दे रही है। बहुत सारी वैकेंसीज उत्तर प्रदेश सरकार निकालने वाली है, तो आप चिंता ना करें, हम आपके साथ होंगे। प्रयास रहेगा और कोशिश करेंगे कि इन्हीं रिक्तियों में, इन्हीं वैकेंसीज में हम लोग नियुक्ति पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय परासरण और विसरण। अब जैसा कि आप मेरे बाएं हाथ की तरफ देख रहे हैं, अध्याय परासरण और विसरण का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर किसी विलायक के अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। साथियों, यही है परासरण। पहला प्रश्न आपको ध्यान से समझना है कि परासरण होता क्या है। अर्धपारगम्य झिल्ली से किसी भी विलायक के अणुओं का गुजरना परासरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 2 देखें। परासरण में सदैव अणुओं का प्रवाह किस ओर से किस ओर होता है। यदि ये पूछा जाए तो आप इसका उत्तर देख सकते हैं कि निम्न सांद्रता वाले विलय से उच्च सांद्रता वाले विलय की ओर सदैव परासरण प्रक्रिया में अणुओं का प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिएगा कि परासरण की प्रक्रिया एक नेचुरल प्रोग्रेस है, नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। इसमें उत्सर्जन होता है। तो साथियों, अणुओं के प्रवाह में भी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसका उदाहरण हम आगे पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि यदि कोई वृक्ष लगा हुआ है और उसके चारों ओर एक हम पक्का चबूतरा बना दें, तो जैसे जैसे उसकी जड़ें मोटी होंगी तो चबूतरा जो है वो टूट जाएगा। यह ऊर्जा उत्सर्जन का ही उदाहरण है। यदि हम यहाँ चौथा प्रश्न देखें तो बिल्कुल आ ही गया है, क्योंकि चौथा प्रश्न का जो उदाहरण है यह उदाहरण के रूप में है प्रश्न संख्या 3 के, कि पेड़ की जड़ें फैलने पर फर्श के पत्थर टूट जाते हैं। कारण क्या है? कारण है ऊर्जा उत्सर्जन के कारण। अगर हम 5वें बिंदु की बात करें कि परासरण के महत्वपूर्ण उदाहरण दीजिएगा, और यह बात वास्तविक है कि भौतिक विज्ञान में परीक्षा में अधिकतर आपसे उदाहरण ही पूछे जाते हैं। जैसे पेड़ की जड़ों द्वारा जमीन से जल ग्रहण करना, आलू के भीतर नमक का चला जाना। जब हम आलू बॉईल करते हैं, उबालते हैं, तो उसमें नमक डाल देते हैं और वह उबलने के बाद आलू नमकीन हो जाता है अंदर तक। कारण है परासरण। और यह भी है कि आलू का सिकुड़ जाना, यह भी परासरण का उदाहरण है। आइए आगे बढ़ते हैं। जब लाल रक्त की बूंद को जल पर डाला जाता है तो जल के अणु प्लाज्मा की झिल्ली को पार कर रक्त कोशिका में घुस जाते हैं और जो रक्त की कोशिकाएं हैं वो फट जाती हैं। कारण है परासरण। आपने देखा होगा, यदि ब्लड की कोई बूंद को जल पर गिर दें तो वह छोटी छोटी बूंदों में विभक्त हो जाएगी। वह जो कोशिकाएं हैं रक्त की वो फट जाती हैं, क्योंकि परासरण के कारण ही जल उसमें प्रवेश कर जाता है। 7वां महत्वपूर्ण सवाल आप देखें कि अंगूर या आम को जब शहद या सिरके में रखा जाता है तो वह सिकुड़ जाते हैं, और वहीं यदि अंगूर या सब्जियों को जल में रख दें तो वह फूल जाते हैं। यह भी परासरण के कारण ही होता है। हम 8वां महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह क्या कहलाता है। तो साथियों, इसको हम विपरीत परासरण बोलते हैं। 9वां
अत्यधिक महत्वपूर्ण बिंदु है कि समुद्र जल को स्वच्छ करना। यह पूछा जाता है कि किस प्रक्रिया से होता है, तो इसको हम विलवणीकरण बोलते हैं। विलवणीकरण, क्योंकि जो लवण है, जो नमक है, वो सबसे अधिक जो सोडियम क्लोराइड है वो समुद्री जल में होता है, और समुद्र जल के स्वच्छ करने का तात्पर्य ही ये है कि वहां से नमक को अलग कर दिया जाए। तो इसको ही हम क्रिया को विलवणीकरण कहते हैं। साथियों, 9वें प्रश्न की हम बात कर रहे हैं कि विलवणीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है समुद्री जल को स्वच्छ करने की, और घर के जल को भी स्वच्छ करने के लिए जो हम आरओ का इस्तेमाल करते हैं, इसको भी हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। आगे आएगा, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, तो यह भी विपरीत परासरण प्रक्रिया पर ही कार्य करता है। आइए 10वां बिंदु देखते हैं। रसोई घर में बनाए जा रहे भोजन की खुशबू बहुत दूर तक फैल जाती है। कारण है विसरण। यहां हम परासरण की बात नहीं कर रहे हैं, यह विसरण है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि विसरण क्या है, तो इस बात का जवाब आपको 13वें बिंदु में मिल जाएगा। पहले आप 11वां बिंदु देखें कि अगरबत्ती के जलाने पर, या यदि इत्र जैसे सेंट है और आप सेंट को छिड़कें या सेंट की बोतल का ढक्कन खोल दें, तो उसकी जो खुशबू है वो बहुत दूर तक फैल जाती है। कारण है विसरण। और इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यही प्रश्न है। यही पूछा जाता है कि इत्र की सुगंध या भोजन की खुशबू पकाते समय चहुं ओर फैल जाती है, क्या कारण है? कारण है विसरण। 12वां महत्वपूर्ण बिंदु देखिएगा, डायलिसिस अर्थात गुर्दे का उपचार। आप पहले डायलिसिस समझें कि यदि किडनियां, जो जिन्हें हम गुर्दे बोलते हैं या वृक्क भी बोलते हैं, ये खराब हो जाएं, कार्य क्या है गुर्दे का? गुर्दे का कार्य है रक्त को फिल्टर करना। अब जब गुर्दे खराब हो गए तो रक्त का फिल्टर कैसे हो? अब रक्त का फिल्टराइजेशन करने के लिए जो कृत्रिम विधि है, जो डॉक्टर्स करते हैं, उसी को डायलिसिस कहा जाता है। तो डायलिसिस गुर्दे के उपचार के लिए प्रयोग होता है। इसमें रक्त को शुद्ध करने की विधि कहलाती है। साथियों, यह भी परासरण व विसरण दोनों बिंदुओं पर काम करती है। 13वां महत्वपूर्ण बिंदु जो हम बात कर रहे थे कि विसरण में अणुओं का प्रभाव होता है, तो उच्च सांद्रता के विलय से निम्न सांद्रता के विलय की ओर होता है। परासरण का विपरीत होता है विसरण। 14वां और अंतिम बिंदु इस अध्याय का है, आरओ का तात्पर्य है। पूछ लिया जाता है कि आरओ घर घर में लगे हुए हैं, यह होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि विपरीत परासरण प्रक्रिया द्वारा जल को स्वच्छ करना। साथियों, अवश्य बताएं वीडियो कैसा लगा, सभी प्रश्नों को नोट कर लें, और बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारी। और अब आपको हम अगला अध्याय भौतिक विज्ञान का बहुत जल्द सौंपेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि लगभग हम 10 दिन में अपना समस्त भौतिक विज्ञान समाप्त कर लें। दीजिएगा अनुमति। जय हिंद, जय भारत।